से बड़ी खबर है। राजस्थान में स्ट्रीट और जयपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट को लेकर के राज्य सरकार के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन मोड में राजस्थान सरकार है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन डॉग फ्री जोन घोषित। सार्वजनिक स्थानों से 2 हफ्ते में स्ट्रीट डॉग हटेंगे। डीएलबी ने सभी जिले निकायों को समयबद्ध निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन सचिव रवि जैन बोले हैं, संवेदनशीलता के साथ अनुपालन होगा। अवसंरचना पूर्ण होने तक डॉग लिफ्टिंग पर रोक। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश ये है, सिर्फ पूर्ण शेल्टर सुविधा वाले स्थानों पर ही कुत्ते भेजे जाएं। एबीसी नियम 2023 के तहत ये कार्रवाई नसबंदी उपचार के बाद श्वानों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। सरकार के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन मोड में अब राजस्थान सरकार है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेशन डॉग फ्री जोन घोषित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट को लेकर के सरकार के निर्देश। तो झुंझुनू एसीबी की कार्रवाई के मामले में अब बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। मामला चिड़ावा ब्लॉक की परियोजना प्रबंधक बीपीएम रेणुका कुमारी और सुल्तान क्लस्टर के पशुधन संदर्भ व्यक्ति एलआरपी की गिरफ्तारी का है। दोनों को 20,000 रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल जेल में हैं। राजीविका में स्थायी रूप से काम कर रहे एलआरपी की सेवा बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बीपीएम की सेवा बर्खास्तगी के लिए भी झुंझुनू राज्य विकास की ओर से राज्य राजीविका को पत्र लिखा जाएगा। बताया जा रहा है कि बीपीएम के खिलाफ पहले से शिकायतों का ढेर विभाग के पास था, जिसे लेकर के लगातार नोटिस दिए जा रहे थे। राजीविका के डीपीएम विप्लव न्योला ने बताया कि इस प्रकरण के अलावा भी बीपीएम रेणुका की काफी शिकायतें थी, जिसे लेकर उन्हें 4 से 5 नोटिस दिए जा चुके थे। डीपीएम द्वारा 6 नवंबर को जो अंतिम नोटिस जारी किया गया था, उसमें रेणुका पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस टाइम ये जो बच्ची आशा ये यहाँ मौजूद हुई थी और इसने अपने पेमेंट को लेके शिकायत की थी, सर मेरा काफी दिन से मानदेय नहीं मिल रहा है। तो हमने जो वहाँ का सीएलएफ है और जो बीपीएम है, इन दोनों को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए थे कि भाई आप इनका पेमेंट करवाएं। हमारी टीम भी गई थी, तो उन्होंने बताया था कि वास्तव में उसका पेमेंट ड्यू है, जो ये पेमेंट लोग कर नहीं रहे। तो इन्होंने बताया कि साहब उसका वर्क डन थोड़ा कम है। तो हमने कहा भाई जो भी उसका वर्क डन बनता है आप उसकी प्रॉपर जाँच करवाइए, लेकिन उसका पेमेंट कीजिए। इतना लंबे टाइम तक उसको रोक के नहीं रखिए। उनको बुला के व्यक्तिगत भी यहाँ कहा गया और जब लगातार वो अवहेलना करते रहे तो बृहस्पतिवार को उनको बीच में भी नोटिस जारी किया गया था। बृहस्पतिवार को लास्ट शो कोज नोटिस जारी किया गया था कि भाई आप सोमवार तक अपना जवाब दे दें, अन्यथा आपके रिमूवल के लिए, टर्मिनेशन के लिए स्टेट को लिख दिया जाएगा। दौसा से बड़ी खबर है। 3 दिन पहले मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। अलवर के टेला थाना इलाके के मल्लाड़ा गांव की मृतका थी। शव की शिनाख्त होने के बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों का आरोप कि महिला का हुआ था अपहरण, ऐसे में हत्या का शव ट्रैक पर डालने का संदेह जताया है। पूरे मामले में टहला थाने में दर्ज है महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट। 3 दिन पूर्व दौसा शहर के कोतवाली इलाके में जड़ाव फाटक के समीप महिला का शव मिला था। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार होने लगा है। भीषण गर्मी और मानसून के बाद अब खुशनुमा मौसम ने देश विदेश के सैलानियों को मेवाड़ के इस गौरवशाली किले की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग में भी उत्साह का माहौल है। नवंबर के मध्य तक ये मौसम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भ्रमण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सुबह शाम की हल्दी ठंडक और दिन का गुनगुना तापमान पर्यटकों को दुर्ग के विशाल परिसर को शांति से घूमने का मौका देता है। पर्यटक गाइडों से मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास, रानी पद्मिनी के जौहर और राणाओं के शौर्य की गाथाएं सुनकर के इस वीर भूमि से गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में 128 साल पुराने ऐतिहासिक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के भवन पर बुलडोजर चलाने की प्लानिंग चल रही है और
जो है उसे तोड़ करके पार्किंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रसूखदारों द्वारा इस भवन को तोड़ने के लिए और वाहनों की पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव भी ले लिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मांग है कि ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन धरोहर को संरक्षित किया जाए। वहीं एपीओ होने के बावजूद स्टे पर आए तत्कालीन आयुक्त शिवपाल पुरोहित नियम विरुद्ध दूसरी जगह अशोक वाटिका की जमीन पर देखने के लिए पहुंच गए और इस बीच प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी गीता अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके जबरदस्त हलचल मचा दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ने में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के नाम उजागर किए हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। शेखावाटी के प्रसिद्ध कॉमेडियन बनवारी लाल, अनिल खारिया और जो है उमलो सहित अन्य कलाकार झुंझुनू पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झुंझुनू पहुंचने पर सभी कलाकारों का स्वागत किया गया है। कॉमेडियन बनवारी लाल ने झुंझुनू से जुड़ी अपनी यादें ताजा की और बताया कि उन्होंने 1999 से लेकर के 2008 तक झुंझुनू के ही पेट्रोल पंप पर काम किया। वहीं मारवाड़ी भाषा की फिल्मों को लेकर के कहा कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। शेखावाटी में ऐसे काफी कलाकार हैं जो एक कॉमेडियन के साथ साथ पारिवारिक फिल्मों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। चुनाव के सवाल पर कॉमेडियन बनवारी लाल ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव से कोसों दूर हैं। बनवारी लाल ने युवाओं को नशा न करने की भी नसीहत दी है। तो मैं के 99 इंजा ही काम करियो 2008 ताईं पेट्रोल पंप पर। तो झुंझुनू मारो विशेष लगाव है और झुंझुनू को बहुत ज्यादा प्यार है। मारवाड़ी ऑडियंस को प्यार भी बहुत मिल रही है, पर थोड़ा सो गया है कि फिल्म बनावा तो मैं आ उम्मीद करा कि सरकार है बा मानने थोड़ो रिस्पॉन्स देवे कि भाई आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो, या बड़ा बड़ा जगह बड़ा स्पॉन्सर है जगह प्लेटफॉर्म को नहीं मिलियो, जगह प्रोड्यूसर है या फिल्म बनावा की इच्छा ही पर बगन आज कलाकार को नहीं। आज आपने शेखावाटी के माया अत्ता कॉमेडियन है, अत्ता बढ़िया बढ़िया कलाकार है, बनवा के क्यों कौन लगे। अगर बनसन हायर करके अगर बढ़िया कॉमेडी फिल्म बनावे तो राजस्थान इंडस्ट्री ग्रोथ ही करेगी। दिल्ली धमाके के बाद पुलिस की नजर हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है। सूत्रों के मुताबिक इसी यूनिवर्सिटी को दहशत फैलाने का अड्डा बनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक का अड्डा। दिल्ली के पास अल फलाह में आतंकी क्लास। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गई टेरर मॉड्यूल सेंटर? 10 नवंबर की शाम दिल्ली के धमाके से दहलने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में आतंक का पूरा खेल अल फलाह यूनिवर्सिटी में रचा गया। आतंकी खेल के 3 अहम किरदार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन, तीनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन ने इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थी। खबर आई कि तीनों डॉक्टर 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल से दिल्ली धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को भनक तक नहीं लगी। इसी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम धमाके के अगले दिन अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। कई लोगों से पूछताछ हुई, सर्च ऑपरेशन भी चला, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। यानी कुछ दिन पहले तक हरियाणा की जिस यूनिवर्सिटी का नाम किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक में नहीं था, देखते ही देखते उस अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा कहा जाने लगा। और ये सब आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन की वजह से हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल करीब 3 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, जबकि डॉक्टर शाहीन 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दिल्ली धमाके के बाद परत दर परत अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबरें सामने आई कि यही इसी यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप जो था वो ऑपरेट कर रहा था और डॉक्टर मुजम्मिल ने तो यहीं से थोड़ी दूरी पर एक किराए का मकान तक ले लिया था जिसमें विस्फोटक बरामद हुए। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और उसके आसपास रहने वाले करीब 60 लोगों से पूछताछ की थी। इन लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले लोगों से भी सवाल पूछे गए। यानी कुल मिला जुलाकर पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है।
और इसलिए फरीदाबाद पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया। ताबड़तोड़ पूछताछ की और देखते ही देखते फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों की जांच के केंद्र में आ गई। देश की डॉक्टर जिन पर जान बचाने का भरोसा होता है, वहीं जब जान लेने की साजिश में शामिल हो तो ये किसी सदमे से कम नहीं है। जी हां, न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस बड़ी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौलवी इरफान ने अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टरों को गजवाए हिंद के नाम पर रेडिकलाइज किया। देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाली खबरें लग रही हैं। इसी कड़ी में CNN न्यूज़ 18 को बेहद चौंकाने वाली खबर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गज़वाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। दिल्ली को निशाना बनाने की प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि ये लोग जानते थे कि राजधानी पर हमला देश की सत्ता को हिला देगा। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस आतंकी नेटवर्क का कोर ग्रुप है। खबर तो ये भी है कि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे, जहां उन्होंने अपने विदेशी हैंडलर से मुलाकात की। हैंडलर ने उनकी आने जाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। दोनों महिला डॉक्टर, एक श्रीनगर और दूसरी अनंतनाग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से काफी विदेशी रकम भी मिली थी। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाशी में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। मानगढ़ जिले के भादरा तहसील का रहने वाला अश्विन जॉब के सिलसिले में क्रोएशिया गया था, लेकिन अब वो वहां जाकर के फंस गया है। न्यूज़ 18 से अश्विनी ने मदद मांगी है और चाहता है कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे। दरअसल 28 मई अश्विनी फूड डिलीवरी गाड़ी के ड्राइवर की नौकरी के लिए क्रोएशिया गया था, लेकिन क्रोएशिया सरकार ने राजस्थान में बने ड्राइविंग लाइसेंस को जाली बता दिया और अश्विनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बना दिया। क्रोएशिया के कानून के मुताबिक किसी भी देश का ड्राइविंग लाइसेंस क्रोएशिया में 6 महीने तक वैलिड रहता है और उसके बाद क्रोएशिया में ही ड्राइविंग टेस्ट देकर के वहां का लाइसेंस बनाना पड़ता है। लेकिन अश्विनी का ये कहना है कि उसे ये मौका दिया ही नहीं गया। खबर डूंगरपुर से है, जहां दोबड़ा थाना क्षेत्र के बसी गांव में एक युवक का शव खेतों में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला है। युवक महुआ के पेड़ के रस्सी के फंदे पर लटका था। पास ही कच्चे रोड पर गुजरात नंबर की कार खड़ी मिली है, जिसकी चाबी युवक के पास से बरामद हुई। जेब से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसमें नाम नाथूलाल पुत्र नानजी कलासुआ निवासी रघुनाथपुरा दर्ज है। पुलिस ने मौके पर युवक की पहचान की। घटना के कारणों की जांच अब शुरू कर दी है। पंचायत में एक महुए के पेड़ से एक लटके हुए एक बॉडी मिली, रस्सी का फंदा लगा हुआ है। हमने दौड़ा पुलिस में सूचना की, पुलिस मौके पे आ गई है और आसपास ये जो भी लोग देखने वाले हैं उनके भी कोई पहचान नहीं आ रहा है, तो तफ्तीश कर रही है और तलाश कर रही है कि इसके परिजन ने तब सूचना पहुँचाने की। खबर अलवर से है, जहां नसोपुर गांव में 22 साल की महिला के पेहर में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। महिला का 2 बार तलाक हो चुका है। अब तीसरे युवक पर जहरीले पदार्थ देने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक साबिर हरियाणा का निवासी है। मृतक महिला के परिजनों ने युवक साबिर पर जहर खाने को मजबूर करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला आयशा के बड़े भाई खालिद ने बताया कि उसकी बहन की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है।
मेरी सिस्टर है सर, इसका ऐसा नाम था। तो सर घर पे मम्मी पापा था, 2 सिस्टर थी मेरी, एक की सर उसमें मृत्यु हो गई। साबिर के ऊपर उसका मृत्यु हुआ सर। तो साबिर ने उसको फ़ोन किया था, साबिर के पास उसका पैसा भी था। तो वहाँ बोल रही थी तो भाई मेरा कोई जिम्मेदार नहीं है, साबिर की वजह से मैं मरी हूँ, एमलोक में बोला था उसने। तो इसके साथ कब से है ये? सर करीब कम से कम 3 महीने से रिलेशन में था। हाँ, बातचीत होती है इससे। कभी साथ भी रही है? हाँ, साथ भी रही थी सर ये। पहले कितनी शादी हो चुकी है? सर इसकी 2 शादी हुआ था, जिसमें से एक तो नई बिफोर में हुआ था, एक नेवाड़ा में हुआ था। खबर झुंझुनू से है, जहां सिंघाना में नगर पालिका की लापरवाही ने फिर खतरा पैदा कर दिया है। सड़क किनारे बिना ढक्कन लगे नाले में एक नंदी गिर गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। नंदी को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने अपनी पूरी मेहनत लगाई है। सूचना मिली है, कामधेनु सेना के छोटू प्रधान और रणजीत नायक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद नंदी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि उसके शरीर पर चोट आई है। ग्रामीणों ने कई बार नगर पालिका को चेताया था, लेकिन खुले नाले अब भी बिना ढक्कन के पड़े हैं। ये जगह जगह नगर पालिका के नाला खुला छोड़ रखे हैं, सफाई करवा और नाला खुला छोड़ दे। आए दिन नंदी महाराज गौ माता नाला में पड़ के घायल हुए हैं और आए दिन काटा रात में मैं काटे बाईपास के ऊपर। तो आए दिन यही सूचना मार्गन आती रहे। तो आज सुबह जाए सूचना मिली माने तो टीम छोटू प्रधान की पूरा पूछी है। खबर टोंक से है, जहां उनियारा में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। गड़ित्या ढाड़ी जाने वाली सड़क पर डामर पूरी तरीके से उखड़ गया है। 3 साल पहले बनी सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। डामर गायब हो गया है। गड्ढों के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण रोजाना सड़क पर हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को लगातार शिकायतें की है, लेकिन सड़क ठीक नहीं हुई है। रोड खाडा हो रहा है और आने जाने वाला खूब रोबा पड़े से खूब अधिकारी बता दिया, कोई सुनाई नहीं करता है। रोड नहीं था वो गणित ढाणी में जो नहर से गणित की ओर जो सड़क जारी है वो 2022 में बनाई गई थी। आज वहां पर डामरीकरण सड़क का नामो निशान नहीं है। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई और आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रदेश में सर्दी ने सितम बरसाना शुरू कर दिया है। लोगों की दिनचर्या बदलने लगी है। लोग घरों से गर्म कपड़े पहन करके बाहर निकल रहे हैं। सुबह शाम कड़ी ठंड होने लगी है। हालांकि दिन में लोगों को गर्म धूप का भी एहसास हो रहा है। अब स्क्रीन पर आप 3 अलग तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर माउंट आबू से, जहां का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी तस्वीर सीकर और तीसरी तस्वीर श्री गंगानगर से सामने आई है। ठंड का अटैक है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देखिए, क्या माहौल है। पश्चिमी राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन में अब गुलाबी सर्दी की दस्तक शुरू हो चुकी है। यहां पर सर्दी के चलते तापमान 10 डिग्री तक गिरा है। माउंट आबू के नक्की झील का तापमान 7 डिग्री तो गुरु शिखर का तापमान 3 डिग्री देर रात का दर्ज हुआ है, जिससे लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में इस गुलाबी सर्दी के चलते व्यापारियों में रौनक नजर आ रही है। हालांकि इस बार सर्दी 3 सप्ताह लेट शुरू हुई है। हालांकि अब सैलानी जो है माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों को अलसुबह सैलानियों को सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए होटल से बाहर आकर के देखिए किस तरीके से एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं।